नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र पेपर के अंतर्गत काव्य हेतु पर। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण को काव्य हेतु कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि काव्य कार्य है और हेतु उसका कारण है। बाबू गुलाब राय ने काव्य हेतु पर विचार करते हुए लिखा है कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। काव्य के निमित्त कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। काव्य रचना कर सकने की सामर्थ्य हर व्यक्ति में नहीं होती है। जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को सुंदर, विलक्षण, व्यंजनात्मक रूप में अभिव्यक्त कर लेते हैं वे ही कवि हैं, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति साधारण जन से भिन्न होती है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं पर पर्याप्त विचार किया गया है। इसके 3 कारण माने गए हैं। पहली प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। इनमें से प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है, जिसे काव्यत्व का बीज माना जाता है। अर्थात प्रतिभा के अभाव में कोई व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता। संस्कृत काव्य शास्त्र में आचार्यों ने काव्य हेतु पर पर्याप्त विचार विमर्श किया है। उनमें से भामह का मत है, उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में स्वीकार किया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, किंतु काव्य तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। अर्थात भामह प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु स्वीकार करते हैं। और एक अन्य श्लोक में वे कहते हैं कि शब्द शास्त्र को जानने वालों की सेवा और उपासना करके, शब्द का तथा शब्दार्थ का ज्ञान करके तथा अन्य कवियों के कृतित्व का अध्ययन करके ही काव्य रचना में प्रवृत्त होना चाहिए। इसी प्रकार आचार्य दंडी का मत है, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहु निर्मलम आनंदाश्चयाभियोगो अस्याह कारणम काव्य संपदा। अर्थात नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और बड़ा चढ़ा अभ्यास काव्य संपत्ति में कारण होते हैं। उनका तात्पर्य जन्मजात प्रतिभा से है, जो ईश्वर प्रदत्त होता है और इस प्रतिभा को अर्जित नहीं किया जा सकता। प्रतिभा के अभाव में निम्न कोटि की काव्य रचना निरंतर अभ्यास और शास्त्र ज्ञान से हो सकती है। अब प्रश्न उठता है कि प्रतिभा क्या है। काव्य हेतु का सर्वप्रमुख जो कारण है, सर्वप्रथम प्रतिभा को माना गया है। तो प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है। राजशेखर ने प्रतिभा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है, सा शक्तिः केवल काव्य हेतुः। आचार्य भट्टतीति के अनुसार प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। इसी प्रकार आचार्य वामन का मत है कि प्रतिभा जन्म से प्राप्त संस्कार है, जिसके बिना काव्य रचना संभव नहीं है। विभिन्न आचार्यों ने प्रतिभा का जो स्वरूप यहाँ स्पष्ट किया है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है। वह ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। प्रतिभा नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा है। प्रतिभा के बल पर ही कवि अपूर्व शब्दों, अपूर्व भावों, अलंकारों, उक्ति वैचित्र आदि का विधान करता है। प्रतिभा 2 प्रकार की होती है, एक कार्यत्री प्रतिभा और दूसरी भावेत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कवि कविता लिखता है, और भावेत्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कोई पाठक कविता को समझता है। सभी आचार्यों ने प्रतिभा के महत्व को स्वीकार किया है और इसे काव्य का मूल हेतु माना गया है।
डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेधा मानते हुए कहा है कि प्रतिभा को नीरस और साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते, वह असाधारणता में खुलकर खेलती है। काव्य हेतु का दूसरा कारण है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है निपुणता, पांडित्य या विद्वता। ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहा गया है। यह ज्ञानोपलब्धि शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार के अवेक्षण से होती है। विद्वानों का मत है कि साहित्य के गहन चिंतन मनन से कवि की उक्ति में सौंदर्य का समावेश हो जाता है और उसकी रचना सुव्यवस्थित हो जाती। संस्कृत आचार्यों ने व्युत्पत्ति के दो प्रकार बताए हैं, एक शास्त्रीय, दूसरा लौकिक। शास्त्रीय व्युत्पत्ति शास्त्रों के अध्ययन से तथा लौकिक व्युत्पत्ति लोक के निरीक्षण से उत्पन्न होती है। प्रथम प्रकार की व्युत्पत्ति से जहाँ काव्य में सौंदर्य एवं व्यवस्था का समावेश होता है, वहीं लौकिक व्युत्पत्ति से विषय की सम्यक प्रस्तुति संभव होती है। कवि की अभिव्यक्ति दोष रहित, मार्मिक एवं प्रभावकारी तभी होती है जब वह लोक एवं शास्त्र की व्युत्पत्ति से युक्त हो। तीसरा, अभ्यास। काव्य निर्माण का तीसरा हेतु अभ्यास है। भामह ने लिखा है, शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करके सतत अभ्यास द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही अन्य कवियों के कृतित्व का अध्ययन भी करना चाहिए, जिससे अभ्यास नित्य प्रति दृढ़ होता जाए। आचार्य वामन ने भी अभ्यास को महत्व देते हुए लिखा है, अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भावहीति, अर्थात अभ्यास के द्वारा ही कवि कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। आचार्य दंडी ने तो अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में केवल अभ्यास से ही काव्य रचना में कोई कुशल हो सकता है और सरस्वती की साधना से तथा शास्त्रों के श्रवण से भी कोई भी व्यक्ति सफल कवि बन सकता है। अभ्यास के महत्व को निम्न शब्दों में भी स्वीकार किया गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही प्रमुख काव्य हेतु है, किंतु प्रतिभा सर्वप्रमुख है, जिसे व्युत्पत्ति और अभ्यास से निरंतर निखारा जा सकता है। वस्तुतः ये तीनों समन्वित रूप में ही काव्य के हेतु है, जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार पानी को बार बार छानने से वह निर्दोष हो जाता है और बर्तन को बार बार मांजने से वह चमक उठता है, उसी प्रकार व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्रतिभा को निर्दोष और आकर्षक बनाया जा सकता है।